ओके, तो हम आ जाते हैं अब। हमारी आईआर भी हो गई है। आईआर के अंदर लास्ट टॉपिक जो था उसमें अपन देख लेते हैं एक बार। हाँ, साउथ सुडान एक रिसेंट कंट्री है। साउथ सुडान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। साउथ सुडान अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। देख लेते हैं एक बार इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज। इथियोपिया, सुडान, सी ए आर, कॉन्गो, युगांडा और कीनिया। ठीक है। सुडान तो डेफिनेटली होगा, लैंडलॉक्ड है, तो कोई सीन नहीं हो सकता। ठीक है, दो चीजें याद रखनी, सुडान तो डेफिनेटली होगा और लैंडलॉक्ड है तो कोई सी नहीं होगा। ओके, बस इतना एक बार याद रखने की कोशिश करो। दैट्स इट। कमिंग टू इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर बहुत इजी टॉपिक्स है, इस बार कुछ भी नहीं है। थर्ड जनरेशन बैंक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। खरीफ पल्सेस स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। स्ट्रेस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मिलेट्स ग्रोन इन हिमालय पढ़ेंगे। आईडीबीआई डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। कनेक्टेड कॉमर्स एक रिपोर्ट है, एस जयशंकर नहीं, एस जयशंकर एडवाइजरी ग्रुप पढ़ेंगे। और पीएलआई फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल पढ़ेंगे। ठीक है, विल क्विकली मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ये रहा। हाँ जी, थर्ड जनरेशन बैंक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो जब भी थर्ड जनरेशन अभी बैंक रिफॉर्म की अगर बात आती है सपोज, तो इसका मतलब ऑलरेडी दो जनरेशन के बैंक रिफॉर्म्स तो हो चुके हैं, है ना। फर्स्ट जनरेशन हो चुका है, सेकंड जनरेशन हो चुका है, थर्ड जनरेशन। तो यहाँ से मेंस का क्वेश्चन निकल के आएगा बेसिकली, है ना। और तो वो यही पूछेगा कि आपको क्या लगता है कि अब बैंक में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है ना। तो अपने को तब कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करने होंगे। तो वही मतलब वो उसका जो आंसर होगा वो ये इस डिस्कशन से निकल के आता है। तो फर्स्ट जनरेशन बैंक रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था 69 के अंदर। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हुई थी जो कि 1970s के अंदर शुरू हुई थी रफली। ठीक है, ईयर याद रखना देखो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मोटा मोटा आइडिया होगा ना तो प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक नेशनलाइजेशन का ईयर या फिर पीएस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ईयर। तो याद कर रख सको तो इट वुड बी गुड। तो वही फर्स्ट जनरेशन 1969 से 1990 के बीच के हुए थे। 69 में नेशनलाइजेशन हुआ था, 72 के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हुआ था। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन। फिर कौन से थे, तो जो 2014 तक लेके हुए थे, है ना। मतलब उसके अंदर फिर वही सब जनधन योजना हो गया तुम्हारा, बेसल नॉर्म्स को फॉलो करना, एसएफबी स्मॉल फाइन मतलब बैंकिंग को ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक, फॉरेन बैंक्स, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स, इनको फिर से लाइसेंस देना। पहले देखो दो फेजेस हुए हैं। जब नेशनलाइजेशन हुआ था तो प्राइवेट से पब्लिक में आए थे, और अब फिर से जब सेकंड जनरेशन में देखते हो तो फिर से प्राइवेट बैंक बढ़ने लगे। तो प्राइवेट से फिर से पब्लिक में आने लग, सॉरी, पब्लिक से फिर से प्राइवेट में आने लग गए। ठीक है, तो रिवर्स पॉलिसी अपनाई गई है अगर तुम देखा जाए तो। ओके, और अभी करंटली इंडिया के अंदर 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। उसके अंदर से भी उसे और कम करने की बात है। मतलब मेनली एसबीआई को तो नहीं करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक को भी करने के कम चांसेस है। टॉप तीन को छोड़ के मतलब काफी बैंक्स को नेशनलाइज डिसइन्वेस्ट करने की बात चल रही है। ठीक है, इट्स अ ट्रेंड ऑफ, मतलब इट्स द रिवर्स ट्रेंड। प्राइवेट सेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मतलब बढ़िया होगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन, फॉरेन बैंक्स को प्रमोशन, और एसएफबीज, पेमेंट बैंक्स, जनधन योजना, बेसल नॉर्म्स, इनको फॉलो करना। ठीक है, अभी थर्ड जनरेशन जो रिफॉर्म्स हैं, आर्टिकल के अंदर ऐसा था जो कि बोला गया है डीएफआई को, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इनको दो चीजें और बोलते हैं, निश बैंक या फिर डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म जिसे बोला जाएगा दैट वुड बी डीएफआई या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नीश बैंक मतलब एकदम स्पेसिफिकली उनका कुछ काम होगा। या फिर डेवलपमेंट डिफरेंशिएटेड बैंक यानी एकदम फ्रेगमेंटेड उनकी, एकदम मतलब सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी होगी कि उसी सेक्टर को लोन देना है। ठीक है, तो ये जो डीएफआई का प्रपोजल है ये अभी रिसेंट बजट के अंदर प्रपोज किया था कि हम एक डीएफआई सेटअप करेंगे। डीएफआई का मतलब जो इनिशियल पेड अप कैपिटल होगी, देखो ये मैंने लिख रखा है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कैन चेंज, रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई आरएम बोलते हैं इनको। ठीक है, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये करंट अफेयर में इसीलिए था क्योंकि अभी इसे सेटअप करने की बात की गई थी। 20,000 करोड़ इसकी पेड अप कैपिटल होगी।
और गवर्नमेंट का इसमें इनिशियली शेयर 100% होगा, और बाद में से 26% रिड्यूस करने की बात है, 26 है ये। ठीक है, तो ये फैक्चुअल चीजें दो है, ये याद रखना। इनिशियल पेड अप कैपिटल 20,000, और इनिशियली गवर्नमेंट ओनरशिप 100%, later it would be 26% going according to the disinvestment terms. Okay, so what's more needed? तो वो ये है कि मतलब डीएफआई के कुछ रेगुलेशन होना चाहिए उन पे भी, और अभी पेंडेमिक में उनकी special जरूरत है, ये तो ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तुम ये याद रखो केवल कि थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स के अंदर अगर पूछ लिया कि क्या क्या चाहिए आपको, है ना, तो सबसे पहले आपको जो मेन चीज तो है, आपको बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। बैंकिंग सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है? एनपीए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उनकी गवर्नेंस के अंदर इशू है। ठीक है, गवर्नेंस इशू के अंदर मतलब वो देखा है ना अपन ने, बैंक फ्रॉड्स कितने हो जाते हैं। आईसीआईसी बैंक थी, उसकी जो हेड थी चंदा कोचर, उसे निकाल दिया। ठीक है, बैंक फ्रॉड ये पंजाब और पंजाब प्लस महाराष्ट्र बैंक के अंदर भी देखने को मिला था। गवर्नेंस का इशू जो पंजाब बैंक का फ्रॉड हुआ था, 7,000 करोड़ वो भाग गया था लेके मोदी। कौन सा मोदी था? नीरव मोदी, है ना। तो गवर्नेंस इशू है। उसके अलावा तो ऐसे ऐसे करके पहले तुम्हें इश्यूज लिखने पड़ेंगे। फिर उसके अलावा सजेस्ट करना पड़ेगा रिफॉर्म, जैसे कि डीएफआई हो गया, है ना, और डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, और प्राइवेटाइज करने की जरूरत है ना। तो तुम वैसे लिख सकती हो। तो ये तुम्हारा हो गया। ओके, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर देखो, बैंकिंग वाले सेक्टर में अपन दो टॉपिक्स और कवर करेंगे। एक होता है बैड बैंक। ठीक है, और सॉरी, बैड बैंक, ये बैड बैंक का मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैड बैंक। और एक और हम पढ़ेंगे न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बैड बैंक करते हैं, जिसे एक और नाम से बोला जाता है एआरसी, असेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी। ओके, एआरसी। और इसे जो लीगल मैंडेट दिया गया है वो है, लीगली ये वैलिड होती है इस एक्ट के अंदर, सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट 2002। ठीक है, तो अभी रिसेंटली बैड बैंक जो है उसे आरबीआई ने भी हाँ बोल दिया है। इतने टाइम तक ये हो रहा था कि आरबीआई मतलब इसके अगेंस्ट में था, और लेकिन अभी जरूरत ऐसी हुई कि आरबीआई ने इसे हाँ बोल दिया। क्यों बोल दिया? पैंडेमिक के दौरान। क्यों? क्योंकि ये जो होती है असेट को रिकंस्ट्रक्ट कर देती है। ये जो होता है ना, बैड बैंक्स ये असेट को रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। मतलब जो भी बैंक्स के पास सपोज 100 करोड़ का लोन है, तो उससे एनपीए है, सपोज लोन नहीं है, किसी बैंक का 100 करोड़ का एनपीए है ना, तो उसे 100 करोड़ ना मिले, अगर सपोज 85 करोड़ भी मिल जाए बैंक को अपने, तो क्या बुराई है ना। तो इसीलिए, मतलब मना क्यों कर रहे थे उसके रीजन अपन आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक के दौरान कैश फ्लो की जरूरत हो गई है बैंक्स को। ओके, तो अपन देख लेते हैं, चलो। जो सबसे पहले होगा, इस डायग्राम से समझते हैं, एनपीए जो होगा वो बैड बैंक के पास जाएगा, और बैड बैंक मनी को रिकवर करके वापस से बैंक को लौटा देगा। ठीक है, काम तो ये ऐसे करता है। तो मतलब बेसिकली होता क्या है कि सपोज मान लो तुम एक बैंक हो, तुम्हारे पास 100 करोड़ के लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया। अब तुम बोलोगे कि यार मुझे तो अपना असेट जो थे, असेट को रिकंस्ट्रक्ट करना है। मतलब रिकंस्ट्रक्ट का मतलब यही होता है कि फिर से मुझे अपने असेट वापस चाहिए। तो उसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो तुम बोलोगी कि तुम सोचो कि अच्छा चलो मैं शिवांश को अपने पैसे दे देती हूँ, मैं एक तरह का बैड बैंक हूँ, और फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करूंगा कि अच्छा प्राची एक काम करो, 100 करोड़ की जितनी भी तुम्हारी जो भी डॉक्यूमेंट्स मतलब लोगों ने तुम्हारे पास रखे होंगे ना, तो वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो 100 करोड़ वाले, और मैं तुम्हें 100 करोड़ तो नहीं दूंगा, मैं सपोज तुम्हें मान लो कि 85 करोड़ दे दूंगा या फिर 80 करोड़ दे दूंगा। तुम्हें अगर वो मिल जाए तो भी बड़ी बात है ना, कि 100 गए इससे अच्छा 20 जाए, 100 करोड़ जाने से अच्छा। तो फिर तुम उसके लिए राजी हो जाओगी। ठीक है, अब मैं करूंगा कैसे, तो वो तुम समझ सकती हो मैं कैसे करूंगा। कर मतलब एक बैड बैंक ऐसे मनी रिकवर करता है, उसके मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पर हमेशा ये याद रखना that the recovered money would always be below the value of the loan which below the value of the loan recovered money is। क्या है ये? अच्छा, बिलो द वैल्यू ऑफ द लोन होगा, जो भी मतलब रिकवर्ड मनी होगा ना, ये क्या गंदी सी लैंग्वेज में लिखा है मैंने। जो भी रिकवर्ड मनी होगा वो हमेशा लोन से कम वैल्यू का ही होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, वो कॉन्सेंसिकल भी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये बैड बैंक ऐसा करता कैसे।
तो बैड बैंक के पास कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। बैड बैंक स्ट्रैटेजीज, इसके अंदर होता है या तो जो भी सपोज बैंक के पास मतलब जब कोई लोन लेने आया हो तो उसने कोई चीज ऐसे गिरवे रखी होगी या फिर कोई सिक्योरिटी रखी होगी, तो उस सिक्योरिटी को लिक्विडेट कर दिया, ठीक है, या फिर उस सिक्योरिटी को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके मतलब अलग अलग तरीके होते हैं कि जो जो भी सिक्योरिटीज रखी होंगी, या फिर ये हो सकता है कि लोगों के पास जाए उनको डराएंगे धमकाएंगे, है ना। तो एक एक वो चीज भी हो सकती है कि भाई साहब पैसे दो पैसे दो, वहां पे दैट थिंग हैज सम एथिकल इशू, पर पैसे रिकवर कर सकते हैं उससे। ठीक, तो ऐसे ही बैड बैंक होता है, थोड़े अपने पैतरे अपनाता है और पैसे रिकवर कर लेता है। पैसे दो चीजों से तुम लिख सकती हो, असेट लिक्विडेशन लिख सकती हो एक तो, और सिक्योरिटाइजेशन एक टर्म होती है। तो जो भी मतलब असेट रखा होगा ना, सपोज कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हैं, उसे सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके मार्केट में उसे लॉन्च कर देंगे, तो एक तरह की इक्विटी बन जाएगी। तो वैसे ये अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ओके, तो ये समझ लेना, मतलब दो मेथड हो तो इनके, ये इनको एग्जाम में लिख सकती हो तुम, असेट कन्वर्जन एंड सिक्योरिटाइजेशन एंड लिक्विडेशन। ओके, सॉरी, लिक्विडेशन एंड सिक्योरिटाइजेशन, इतना। अभी अबाउट टू आई एम सॉरी, अबाउट टू स्नीज। फर्स्ट बैड बैंक इंडिया में था नहीं, फर्स्ट बैड बैंक यूएसए में था। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाई नीडेड, तो जरूरत क्यों है, तो एक तो सबसे क्लियरली नजर आता ही है एनपीए का इशू। एनपीए कौन से होता है, जो 90 दिनों तक जो कि लोन रिपेमेंट नहीं होती है जिनकी, ठीक है। तो और कोविड के दौरान तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। 7.5% से लेके एनपीए, जो भी नेट एसेट्स थे उनकी वैल्यू 7.5% से बढ़ के 15% हो गई है, ज्यादा है बहुत, है ना। परसेंट याद रख सकते हो। और हाँ, जरूरत इसलिए क्योंकि बैंक का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। एक स्पेशल अथॉरिटी बैंक को अपने अपने ऑफिशियल्स लगाने की जरूरत नहीं है रिकवरी के लिए, तो रिकवरी फास्ट होगी, ठीक है। फिर जो भी नए फाइनेंस होंगे उनको नए इन्वेस्टमेंट के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। और ये इंटरनेशनल बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग है, मतलब फ्रांस में भी होता है, स्वीडन में भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ तीन चार पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। एक तो एनपीए का पॉइंट हो गया, एक वही मतलब स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, तो ऐसे ऐसे करके तुम लिख सकती हो। तीन चार पॉइंट से उससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं होती एग्जाम के अंदर। ओके, फिर अगर एग्जाम मतलब पूछ लेता है कि के वी कामट कमेटी किससे रिलेटेड है, तो दैट इज रिलेटेड टू लोन रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो अगर तुम आंसर के अंदर ये भी लिखती हो दैट के वी कामट कमेटी हैज रिकमेंडेड दिस, सो उसके इसलिए भी मतलब सही है कि हमें बैड बैंक की जरूरत है। और एक और पॉइंट आएगा आगे, वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। के वी कामट साहब देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। केवी कामठ, ये केवी कामठ, ये पहले नीति आयोग के शायद, नीति आयोग से कुछ तो उनका रिलेशन था, आई रिमेम्बर। ओके, ये केवी कामठ है। तो केवी कामठ आता है तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर ही है, ठीक है, थोड़े से मोटे से दिखते हैं, हाँ, देख लो, डबल चिन वाले। केवी कामठ, ओके। क्यों जरूरत है, जरूरत देख ली। अभी कुछ इश्यूज भी हैं इसके साथ में, रघुराम। ओके, इश्यूज क्या क्या हैं, विल स्टार्ट, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।